स्वागत है आपका आज की इस वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह। इन दिनों मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया दोनों ही में एक ज़बरदस्त बवेला या बवाल मचा हुआ है और इसकी शुरुआत हुई आज तक की, जिसे स्टार या कह सकते हैं कि सुपर एंकर अंजना ओम कश्यप के एक वक्तव्य से, जिसमें अंजना ने कहा कि ये जो यूट्यूब के स्टार टीचर्स हैं उन्हें कौड़ी का भी ज्ञान नहीं और करते हैं बड़ी बड़ी बातें और अंततः वे कोचिंग माफिया ही साबित होते हैं। इस आशय के वक्तव्य को कहने के बाद एक, जिसे कह सकते हैं कि देयर वाज एन ऑनस्लॉट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द यूट्यूब टीचर्स या कोचिंग सेंटर के टीचर्स ने ज़बरदस्त ऑनस्लॉट किया। लेकिन यहाँ पर जो एक मिसिंग पॉइंट है, कुछ लोग या तो पूरी तरह से अंजना ओम कश्यप के साथ हो जा रहे हैं, कुछ लोग पूरी तरह से यूट्यूब टीचर्स के डिफेंस में आ जा रहे हैं। लेकिन इस शोरगुल में, इस पूरे हंगामे में जो वास्तविकता है वो कहीं ना कहीं छुपी रह जा रही है, यूं कह लें कि पूरी तरह से उभर करके नहीं आ रही है। तो मैं आज आपके साथ एक भारतीय एनालिसिस प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले बात उसकी करेंगे जहां से इस बात की शुरुआत हुई, यानी अंजना ओम कश्यप। आज तक अंजना ओम कश्यप के अपने विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब वह एंकरिंग करती है तो एक संस्थान को रिप्रेजेंट करती है, एक्सेप्ट फॉर जिसमें लाइव डिबेट्स में कभी कभार उत्तेजना के क्षणों में, आवेश के क्षणों में अंजना ओम कश्यप के अपने विचार आते हों तो आते हों, लेकिन प्रायः जो कोई भी न्यूज एंकर होता है उसकी जानकारी और उसके अपने विचार दोनों का ग्राफ बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही निम्न होता है। इतने डिबेट करने के बाद भी विषयों की समझ पूरी तरह से जो बैक रूम में बैठ करके जो एडिटर्स हैं, सब एडिटर्स हैं, जो लगातार इनपुट्स को डिस्प्ले करते रहते हैं एंकर के सामने, उनके होते हैं। और उनके जो लिखे हुए संवाद या जो विचार आते हैं वो भी उनके नहीं होते हैं। उन्हें इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखना होता है कि संस्थान किस विचारधारा को मानता है। अगर हम इसे देखें तो अभी 2014 के बाद से धीरे धीरे करके जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया हैं उन्होंने धीरे धीरे करके अपना रंग बदलना शुरू किया और सत्ता पक्ष में आ गए। भारत के पक्ष में नहीं आए हैं, सत्ता के पक्ष में हैं। सत्ता अगर आज भारत के पक्ष में है तो भारत की बात करेंगे, सत्ता अगर भारत विरुद्ध जाएगी तो कहीं ना कहीं वो भारत विरुद्ध बात करते हैं। बस कभी कभी, जिसे कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून, ये जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं जहां पब्लिक आउटरेज होता है, विशेष करके गैंगरेप इत्यादि के मामले में, और अगर वहां पर सत्ता पक्ष का भी कोई नेता हो तो वहां थोड़ा सा, क्योंकि वो जो जिसे कहते हैं ना कि सर्टेन थिंग्स आर टू ऑब्वियस टू बी नोटिस्ड एंड सर्टेन थिंग्स आर टू ऑब्लिवियस टू बी नोटिस्ड। दोनों ही अर्थों में अगर मीडिया स्पष्ट रूप से पब्लिक के साथ या पब्लिक ओपिनियन के साथ नहीं आए तो उनके, जिसे कहते हैं ना कि जो एक छलावे का जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो सकता है। इसको अगर छोड़ दें तो ये लोग बहुत सटल तरीके से एंटी भारत कैंपेन के चैंपियंस हैं। चैंपियन शब्द गलत होगा, लेकिन ये लोग एंटी भारत कैंपेन के बहुत बड़े कॉन्स्पिरेटर्स हैं। आज अगर सत्ता में कांग्रेस आ जाए तो रातों रात इन्हीं एंकर्स की भाषा बदल जाएगी, इनका अप्रोच बदल जाएगा। फिर वो उन चीज़ों के, फिर ये लोग राष्ट्र की बात, राष्ट्र यानी भारत की बात भूल जाएंगे और फिर किसकी बात करेंगे? फिर ये बात करने लगेंगे उसी सेक्युलर लेफ्ट एजेंडे की जिसने इस देश को पिछले 150-200 वर्षों में तार तार कर दिया, तोड़ दिया। और 2014 से सत्ता पक्ष को विवश होकर, बाध्य होकर के इसको स्वीकार करना पड़ा कि हमें भारत की बात करनी होगी। यद्यपि सत्ता में बैठे हुए लोग भारत की बात करने वाले लोग प्रतीत नहीं होते हैं, इन्होंने साबित कर दिया है। ये तो रही अंजना ओम कश्यप की बात कि अंजना ओम कश्यप ने अज्ञान कारणों से कोचिंग माफिया को आड़े हाथों लिया। लेकिन जो कहा, क्या वो पूरी तरह से गलत कहा? देखिए,
चाहे आउटरेज में हो, आवेश में हो, उत्तेजना में हो। अंजना ओम कश्यप ने एकदम सही कहा, कोचिंग माफिया और उन्हें कौड़ी का ज्ञान नहीं। क्यों कहा? इसमें मैं निसंदेह रूप से उन सारे टीचर्स को सम्मिलित नहीं करता हूं। मैंने पहले भी बहुत सारे टीचर्स के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। आजकल एक और चर्चा होने लगी है कि ये लोग पढ़ाते कम हैं और अन्य विषयों पर विवेचना करते हैं। इसके भी दो पक्ष आते हैं कि ये लोग पढ़ाएंगे इतिहास और बात करेंगे पॉलिटिक्स के, पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस और चले जाएंगे तुरंत से उस साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स पे। यानी पढ़ाएंगे कुछ भी, मैथ्स भी पढ़ाएंगे तो राजनीति की बात आएगी। एकदम इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने जो गलत पाया है, जिसमें कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले लोग यूट्यूब में जिनके वीडियोस आते हैं, टॉप टू बॉटम, कुछ लोग तो जिसे कहते हैं ना कि ये तो बड़ा जिसे कहते हैं ना नामी गुंडा है, ये जो फैजल खान है पटना वाला। ऐसा नहीं कि मैं आज कह रहा हूँ, डे वन से ठीक है, इसके पास हजारों हजार स्टूडेंट्स जाते होंगे, सब लोग पढ़ते भी होंगे, कितने सिलेक्ट होते हैं नहीं होते हैं सब एकदम अलग विषय है, एकदम इतर विषय है। लेकिन जिसे देखते ही मुझे लगता है कि ये छटा हुआ गुंडा है, और जब इसे कपिल शर्मा के शो में बुलाया जाता है, टेलीविज़न के डिबेट्स में बुलाया जाता है, तब तो ये बात डबल साबित हो जाता है कि ये जो फैजल खान है इतना सम्मान पा रहा है लोगों से, एक नंबर का छटा हुआ गुंडा है। और आप कहेंगे कि ये साबित कैसे होता है? जब इसने कई पॉडकास्ट्स में एकदम, देखिए मैं नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी भारत की बात करने वाली सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन भारत की बात करने वाले सरकार होने का एक जो दिखावा है, छलावा है, उतना ही काफ़ी है। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं आरएसएस फासिस्ट है, अल्पसंख्यकों की विरोधी है। नहीं है आरएसएस। आरएसएस हिंदुओं का संगठन है, नहीं है हिंदुओं का संगठन। लेकिन दुनिया को दिखाने का जो ये दांत है आरएसएस, पूरी दुनिया में जो बीजेपी आज भारत की बात का पर्याय बना हुआ है, उतना ही काफ़ी है। तो इस फैजल खान ने अपने पॉडकास्ट्स में भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट बाई मोदी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया, यानी कि भारत के विरुद्ध में बातें करना शुरू कर दिया विकास को लेकर के। और कहीं ना कहीं इसके मन का दर्द जो बोल नहीं पाया, वो किस रूप में छलक रहा था कि जो भी भारतीय सरकार होगी, भारत का मतलब हिंदू, भारतवादी मतलब हिंदूवादी सरकार, सनातनवादी सरकार, तो भारत के विरुद्ध, भारत के पक्ष में जो जो कार्य हुए उसका दंश इसके मन में था, वो धीरे धीरे छलक रहा था। क्योंकि अगर खुल करके कह देगा तो इसके कोचिंग सेंटर में आने वालों की 99% तक की संख्या निसंदेह रूप से हिंदू है। उसमें हो सकता है कि उन 99% में से 50 से 60% लोग भारत की बात नहीं करते हों, या वैसे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते हों जो भारत की बात करते सुनते हों। लेकिन जो बचे खुचे लोग हैं, जिनके अभिभावक भारत की बात कहते हों, सुनते हों, सुनना चाहते हों, उनको वो खोना नहीं चाहेगा। यही कारण है कि वो थोड़ा बैलेंस करके चलता है, लेकिन मोदी को आड़े हाथों लेकर के वो भारत के विरुद्ध जाता है। अभी तक जिसका संभवतः मैंने अभी तक रिएक्शन नहीं देखा, वो है कि वो क्या नाम है, कोई दिव्य करती या कुर्ती करके कोई है, शायद विकास उसका नाम है। हाँ, वो भी बड़ा, वो बहुत सटली चीज़ों को प्रस्तुत करता है। वो भी पूरी तरह से सेक्युलर है, लिबरल है। सेक्युलर है, लिबरल है, यानी भारत का विरोधी, सीधा एकदम। इसको सिद्ध करने में जितना भी समय लग सकता है, लेकिन जो भी व्यक्ति अपने आप को सेक्युलर कहता हो, जो भी व्यक्ति अपने आप को सर्वसमावेशी कहता हो, सर्वसमावेशी कहता नहीं कि मैं सर्वसमावेशी हूँ, कोई सनातनी, कोई हिंदू कभी नहीं कहेगा कि मैं सर्वसमावेशी हूँ। वो सिर्फ इतना कहेगा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में, यानी वो सबकी बात करेगा। तो उसे ये खुल करके एजेंडाबाजी करने की जरूरत नहीं है कि मैं सर्वसमावेशी हूँ। तो जो भी सेक्युलर एजेंडा चलाएगा, जो भी कहीं ना कहीं से अपने आप को लिबरल और ऑल इंक्लूसिव होने का दावा करेगा, निसंदेह रूप से वो भारत विरोधी होगा। बाकी बात रह गई है जो छुट भैया, बहुत सारे लोग हैं, छुट भैया मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनके फॉलोअर्स और उनके व्यूज जो है मिलियंस में आते हैं, उनकी बात है। तो
ठीक मैं उन अंजना ओम कश्यप के वाक्य को अलग तरह से दोहराऊंगा, जानना न कौड़ी और बातें करना बड़ी बड़ी। ये सभी लोग नेहरू के तिलचट्टों के द्वारा उल्टी किए हुए इतिहास को केवल उसी का जिसे वमन किए हुए वस्तु को फिर से ग्रहण करके और फिर बार बार वमन करना और उसे समाज के सारे लोगों को खिला देना, यही कार्यक्रम है। मैंने कई लोगों को सुना, मैं जानता हूँ ये सब काम बहुत सटल तरीके से होता है। एकदम उदाहरण के लिए अगर मान लेते हैं कि हमको किसी को वामपंथ के दलदल में ढकेलना है, तो मैं एक बाइनरी क्रिएट करूँगा कि देखो समाज में एक शोषक होता है और एक शोषित होता है, और उस बाइनरी के लिए मैं दोनों तरफ के किरदार को खड़ा कर दूंगा। शोषित और शोषक में शोषित कौन है तो स्त्रियां हैं, शोषक कौन है तो पुरुष है। अब वहाँ से एक जो बाइनरी क्रिएट हुआ तो उससे हमने एक लिबरल का एजेंडा दे दिया। क्या दे दिया? नारीवाद या फेमिनिज्म। समाज में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जिनसे देश चलता है, जिससे निर्माण का कार्य होता है, उन्हें शोषित, और जो उनसे उनकी कार्य कुशलता को निखार करके काम करवाता है उसे शोषक कह देना, ये बाइनरी क्रिएट हो जाती है। इसी तरह के तमाम बाइनरीज को जिसे नेहरू और उसके समय के जितने वो साहित्यकार से लेकर के पॉलिटिशियन से लेकर के तथाकथित इंटेलेक्चुअल या बुद्धिजीवी या क्या बोलते हैं, वो मोदी ने बड़ा अच्छा टर्म दिया था, आंदोलन जीवी टाइप के लोग जो होते हैं, मतलब वो जो कहने का मतलब है कि जो बुद्धिजीवी शब्द में बुद्धि गायब कर दीजिए तो जिसे कह सकते हैं कि अबुद्धिजीवी लोग, दुर्बुद्धिजीवी लोग, इन लोगों ने जो जो चीज़ वमन किया, उल्टी किया, उसे ग्रहण करके और फिर क्लास में पढ़ा रहे हैं कुछ भी, और बात अचानक से करेंगे तो वो कहने का मतलब है कि बहुत पहले किसी ने मेरे लिए जो एक दोहे का प्रयोग किया था, जब मैंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ के खिलाफ एक हिंदी अखबार में कुछ लिखा था, बहुत पहले की बात है, आज से लगभग कितना मतलब 30-36 करीब 37-38 साल पहले की बात है, यानी मोस्ट प्रोबेबली ये 1988-89 की बात होगी। तो किसी क्रिश्चियन मिशनरी का कोई रिप्रेजेंटेटिव था, उसने मेरे आर्टिकल पे प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था कि बोलत ही पहचानिए साधु चोर की वाणी। मैं हंस पड़ा, वो मुझे चोर साबित कर रहा था। तो ठीक उसी प्रकार से मुझे उस समय से संजोग से बात याद रह गई कि जैसे ही ये लोग मुंह खोलेंगे अपनी पहचान दे देंगे। तो जितने भी मैंने कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले लोगों को देखा है, उनके अंदर अंजना ओम कश्यप, हालांकि अंजना ओम कश्यप के अंदर भी वो बात नहीं है, लेकिन चूंकि उसने जो कहा वो सही कहा, जानना न कौड़ी और बात करना बड़ी बड़ी, ये कुछ नहीं जानते हैं। इतिहास की बात करेंगे तो शुरू करेंगे कहाँ से? आर्य बाहर से आए। अरे भाई, आर्य बाहर से आए ये तो किताबों में लिखा है। उन किताबों को सपोर्ट करने वाले और नहीं उसका खंडन करने वाले जो तमाम जो हमारे पास दस्तावेज हैं, क्या तुमने उनका अध्ययन किया है? किसने शुरू की, क्यों शुरू किया, कैसे जो इंडोलॉजिस्ट्स के ग्रुप में एक इंडोमैनिक और एक इंडोफोबिक ग्रुप क्रिएट हो गए थे। भारत से प्यार करने वाले लोग कहते थे ओ इंडिया इज़ ग्रेट, और जो डरते थे कि इंडिया इज़ ग्रेट कह करके हम इस पर शासन कैसे करेंगे, वो इंडोफोबिक हो गए। और उन्होंने इंडोमैनिक को समझाया कि लेट्स गेट टुगेदर एंड वर्क अगेंस्ट भारत। और तब यहाँ से शुरू होता है आर्य भारत से आए। फिर इतिहास के अलग अलग कालखंडों में जहाँ जहाँ भी भारतीय शौर्य का परिचय मिला उसे पूरी तरह से विलुप्त कर देना, और जहाँ जहाँ भी हमारे लिए एक जिसे कह सकते हैं शर्मनाक हार की दास्तानें आई, हम मोहम्मद बिन कासिम का 712, राजा दाहिर का हारना, और उसके बाद सीधे सोमनाथ पर अटैक, ये बीच का पूरा कालखंड कहाँ गया? 1025 का सोमनाथ का वो घटना, 712, 1025 लगभग 300 वर्ष, और फिर 1025 से 1192 यानी 1200 लगभग 200 वर्ष का कालखंड। सीधे आ गए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। ये बीच का 712 से लेकर के 1200 के बीच का जो कालखंड है 500 वर्षों का, इस बीच में क्या हुआ, कहाँ कहाँ क्या हुआ? अरे 712 के पहले क्या हुआ? वो जो इस्लाम का संस्थापक था मोहम्मद, वो तो चला गया 632 में। 632 से लेके 712 के बीच में
पूरी दुनिया में इस्लाम ने अपने गधे दौड़ाए और उन सभी जगहों पर उनके गधों और खच्चरों ने इस्लाम फैला दिया। और लगभग लगभग जिसे कहते हैं ना कि वो धरती को काला करते चले गए, दूर तक तो अफ्रीका तक पहुंच गए, यूरोप तक पहुंच गए, और वो काला करते करते भारत की सीमा तक भी आ गए। भारत में क्यों नहीं आ पाए और आज तक क्यों नहीं आ पाए? आप कहेंगे आज तो बहुत बड़ी संख्या है मुसलमानों की संख्या है। भारत के अस्तित्व पर तो कोई अस्तित्व क्या, भारत के भूखंड पे संकट था और बड़े बड़े भूखंड कटते चले गए, आज भी वो खतरा है, लेकिन पूरी तरह से भारत पर उस तरह से खतरा नहीं है। पूरा अरब खत्म, पूरा ईरान खत्म, इराक खत्म। उस समय जो हम कहते थे वो क्या नाम है, फारस की सभ्यता जिसे कहते हैं, यानी कि पर्शियन एम्पायर, पर्शियन सिविलाइजेशन खत्म, इजिप्शियन सिविलाइजेशन खत्म। लेकिन जब लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन कहा तो आज भी हम हैं। अरे ग्रीक को क्रिश्चियनिटी ने ख़त्म कर दिया, रोमन को क्रिश्चियनिटी ने ख़त्म कर दिया, इजिप्शियन और पर्शियन को इस्लाम ने ख़त्म कर दिया। लेकिन भारत, यहाँ तक कि कम्युनिज्म ने वहाँ चाइना को ख़त्म कर दिया। कहाँ है चाइनीज सिविलाइजेशन? किताबों में टॉल्स्टॉय, लियो, क्या नाम है उसका, वो जो बड़ा उसका नाम आता है, मैं भूल रहा हूँ नाम अभी, वो चीन का जो भी चिंतक रहा हो, लाओ से, वो तो था ही, लाओ था, एक और बड़ा कन्फ्यूशियस या क्या नाम था उसका। ये सारे लोग कहाँ गायब हो गए? इतिहास के पन्ने से गधे की सिंग की तरह गायब हो गए। हम आज सिर्फ साहित्य में नहीं जीवित हैं, हम व्यवहार में सनातन सभ्यता के रूप में जीवित हैं, व्यवहार में सनातन संस्कृति के रूप में जीवित हैं। इस्लाम हमको छू नहीं सका, और जो बचे खुचे लोग हैं उनके अंदर जो एक होड़ मची हुई है घर वापसी की, आप कहेंगे तो ऐसा दिखता तो नहीं है। अरे भाई, आप देखते हो मुल्ला और मौलानाओं को टीवी पर, जो सड़क पे चलने वाले लोग हैं उसमें जो उन मौलानाओं को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन जिनके अंदर वो बेचैनी है कि भाई किसी तरह से हम इस्लाम को छोड़ करके हम किसी तरह से और घर वापसी कर ले, उनके लिए बस वो एक क्षण है। जैसे कहते हैं ना कि जिस डर से वो चले गए थे, आओ तुम्हें काट डालेंगे नहीं तो इस्लाम स्वीकार कर लो, ठीक वही डर है, आओ तुमको काट डालेंगे नहीं तो फिर घर वापसी कर लो। जिस तरह से कोई जैसे कोई घर के दरवाजे से निकलता है तो घर के दरवाजे से ही आता है, छत पे नहीं कूद के आता है, हवा में उड़ करके छत से नहीं आता है, वो दरवाजे से ही वापस आएंगे। डर से गए थे, डर से आ जाएंगे। क्रिश्चियन बने थे डर से, लोभ से, डर और लोभ दोनों के सम्मिश्रण से वो घर वापस कर लेंगे। तो जब मैं इन बातों को करता हूँ, जब वो इस्लाम की बात करेंगे, जब वो क्या नाम है, वो दिव्य करती और क्या विकास उसका नाम है, कोई अवध करके, अवध ओझा करके कोई टीचर है, और ये जो छोटे लोगों का जिनका उस तरह का अस्तित्व या बड़ा नाम नहीं है लेकिन उनके फॉलोअर्स स्टूडेंट्स के रूप में मिलियंस में हैं, इन सबों की जानकारी क्या है? ये इस्लाम को लेकर के इतने, मतलब कह सकते हैं कि इतने डरे हुए रहते हैं, क्रिश्चियनिटी को रह करके सच्चाई कहने में इतने भयभीत रहते हैं, और अगर कहते भी हैं तो वो एक जैसे कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव तरीके से कहते हैं, सब्जेक्टिव तरह से नहीं कह सकते, भारत का हो करके नहीं कहते हैं। ऐसे कहेंगे जैसे बहुत बड़े जानकार हैं, वो क्रिश्चियनिटी के हिस्ट्री को बताएंगे, इंक्विजिशन की भी बातें करेंगे, लेकिन उससे स्पर्श नहीं हो पाएंगे। उस जैसे कहते हैं ना कि रसगुल्ला को जब आप रस में डालेंगे तभी वो रसगुल्ला, गुल्ला तो पहले था, तो रसगुल्ले में से गुल्ला को जब आप रस में डालेंगे तभी वो भींगता है। तो आप गुल्ला और रस को अलग रख करके, जैसे आई एम जस्ट ऑब्जेक्टिव, आई एम न्यूट्रल, न्यूट्रल कोई नहीं होता है इस संसार में, कोई न्यूट्रल हो ही नहीं सकता है। हम अपना पक्ष चुने या ना चुने, हम अपना पक्ष बता जरूर देते हैं। दिनकर जी ने कहा था कि समय लिखेगा उनका भी इतिहास, किनका? जो तटस्थ है। तटस्थ कोई रहता ही नहीं है। तटस्थ का मतलब कि उसने कहा कि हम अच्छाई के पक्ष में नहीं हैं, हम सच्चाई के पक्ष में नहीं, हम धर्म के पक्ष में नहीं हैं, हम भारत के पक्ष में नहीं हैं, हम सनातन के पक्ष में नहीं हैं, हम हिंदुत्व और हिंदू के पक्ष में नहीं हैं। जो ऐसा कहेगा वो अपने आप को तटस्थ इसलिए कहता है कि उसे डर लगता है कि कहीं अगर हम विरोध में चले गए तो ये लोग हमारे विरोधी हो जाएंगे, तो वो अपना उस डर को तटस्थता रूपी एक चोंगे में छुपा लेता है। तो ये जो लोग यूट्यूब के टीचर्स कहलाते हैं, इनको आप ज़रा गौर से सुनिएगा। इनके वीडियोस को मैंने बहुत नहीं सुना है, लेकिन जो लोग विषय वस्तु को भी पढ़ाते हैं, मैक्सिमम लोगों को मैंने जीके पढ़ाते हुए देखा है।
मैंने देखा जितने भी लोग हैं आज, उनमें से बहुत लोगों को मैंने देखा कि अंजना ओम कश्यप के विरुद्ध में वो मुखर हैं, वे सभी एक सुर में वमन किए हुए चीज़ों को ऐसे रिपीट करते हैं, बिना किसी डिस्क्लेमर के, बिना किसी सफाई के, और बिना ये कहे हुए कि देखो भाई मैं ये पढ़ा तो रहा हूँ, मैं ये पढ़ा तो रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसके पीछे का बैकग्राउंड भी बता देता हूँ, बता देती हूँ कि देखो इतिहास में कैसे कैसे खतरनाक खतरनाक खेल हुए हैं। ये सारी बातें झूठी हैं, लेकिन चूंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ द टाइम है वो इन्हीं विषयों के आधारित परीक्षाएं लेती हैं और इन्हीं जानकारियों के आधार पर तुम्हें नौकरी प्राप्त करनी है, तो तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? आर्य कहीं से नहीं आए थे, आर्य हम हैं जो सदा से इस धरती पर थे। ये तो मैक्स मुलर और मैकॉले टाइप के जो कुछ लोग थे, जो इंडोमैनिया और इंडोफोबिया के संघर्ष से उपजे हुए लोग थे, जिन लोगों ने क्या किया था कि पूरी तरह से एक षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप आर्यन इन्वेजन थ्योरी रचा, और इसी षड्यंत्र के तहत हमारे सामने से 500 वर्षों का इतिहास छुपा दिया, मुगलों का महिमा मंडन कर दिया। चाहे जैसे भी मुगल थे, उनके आर्किटेक्चर की तारीफ़ करना, उनके खाने की तारीफ़ करना, उनके बारे में ये कहना, और फिर वो उनकी जो लेगेसी है उसके बारे में ये कहना कि जहाँ हिंदुओं का जो भोजन की ऊंचाई पे जहाँ वो पहुँचते हैं, वहाँ से तो मुसलमानों की खाने की शुरुआत होती है। इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करके हमारे समाज को एक सटल, एक तरह से कह लें कि एक ग्लानि के भाव में डाल देना, एक इसमें डाल देना कि जिसको कहते हैं ना डिमोरलाइजेशन के एक ऐसे मार्जिन पे खड़ा करना कि धक्का दिए और वो मक्खी की तरह गिर गया। ये इन सारे चीज़ों का जो चला रहा हो और जो अपने आप को शिक्षक कहता हो कि मैं तो टीचर हूँ, मुझे सब समझ में आता है, तुम्हें खाक समझ में आता है, तुम्हारी समझ कौड़ी की भी नहीं है। और अंजना ओम कश्यप ने सही कहा, तुम्हारी समझ तो फूटी कौड़ी की भी नहीं है। तुम क्या विवेचना करोगे? तुम गणित पढ़ा सकते हो, तुम फिजिक्स पढ़ा सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो, जीके भी पढ़ा सकते हो, लेकिन जीके के पीछे का जो, अब तुम्हें बता दोगे कि मोदी ने नॉर्डिक समिट में जाकर के ये किया। ये नॉर्डिक लोग कौन है? इनका क्या इतिहास है? ये कैसे लोग थे? यूरोप के मोदी के यूरोपियन टूर की बात कर सकते हो, लेकिन अगर बैकग्राउंड बताओगे तो क्या बताओगे? तुम इटली के विषय में क्या बताओगे? कैसी सभ्यता थी, कैसे लोग थे, रोमन एम्पायर का क्या बैकग्राउंड था? तो फिर वही करोगे जो चीज़ें किताबों में लिखी हैं, उसमें अपना विवेक लगाए बिना मिर्च मसाला लगा के प्रस्तुत कर दोगे। तुम्हें फिर वो मैक्स मुलर का वाक्य नहीं याद रह जाएगा जहाँ वो कहता था कि अगर मुझे ये बताना पड़े कि दुनिया में वो धरती कहाँ है जहाँ के लोग ज्ञान की उस ऊंचाई को भी प्राप्त किए हैं जो हमारे यहाँ उस ऊंचाई से भी ऊंचाई पर जहाँ पे प्लेटो है। क्या है प्लेटो? क्या है सुकरात? क्या है अरस्तु? क्या है अरिस्टोटल? जानना ही नहीं है। जहाँ पहुँच करके सुकरात, जो पूरे यूरोपीय सिविलाइजेशन का जो टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल जिसे माना जा सकता है, सुकरात, वो क्या कहता है? नो देन दाई सेल्फ। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ यानी मुझे अब अपने आप को जानना है, यानी नो देन दाई सेल्फ, अब मुझे अपने आप को जानना है। हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा कहता है कि अपने आप को जानना है। हम पूरा जीवन लगा देते हैं अपने आप को जानने में। जान पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, या जानने के बाद मौन हो जाते हैं, ये क्या बात है तो हम नहीं कह सकते। लेकिन वहाँ का एक सुकरात ये बात कहता है, पूरे जीवन के उस तपस्या के परिणाम स्वरूप और उस ओरेकल नामक गॉडेस के माध्यम से वो बात आती है, तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल बन जाता है, और वो एक ऐसा माइलस्टोन और एक पैरामीटर बन जाता है जिससे मैकॉले कंपेयर करता है पूरी दुनिया की जानकारी को और कहता है कि कोई कितना भी ऊंचाई तक पहुंच जाए वो प्लेटो के तो नीचे ही रहेगा। प्लेटो कौन है? अरस्तु का डिसाइपल है। अरस्तु कौन है? सुकरात का डिसाइपल है। मैं ये नहीं कहता कि वो विचारक नहीं थे, लेकिन उनके ज्ञान की जहाँ पराकाष्ठा होती है वहाँ हमारा बच्चा बच्चा उस ज्ञान के परंपरा से ओतप्रोत रहता है। और तुम बात तो करोगे, बड़ी बड़ी बात तो कर जाओगे डच की, नीदरलैंड्स की, कैसे, लेकिन वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? इसका क्या इतिहास है, क्या भूगोल है, और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक हीन भावना, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसे मैंने कहा ना कि ग्लानि में भर देना, एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल देना, यही तो उद्देश्य है इन कोचिंग माफियाओं का। माफिया इसलिए नहीं कि ये पैसे कमाते हैं और एक
तथाकथित रूप से बहुत डर्टी मटेरियलिस्टिक लाइफ लीड करते हैं। मेरा उससे कोई आपत्ति नहीं है, तुम जो करना है करो, लेकिन तुम जो हो मैं बताऊंगा। मैं भी शिक्षक हूँ, मैं भी बताता हूँ लोगों को। तुम हजारों लोगों को पढ़ा करके उसमें से 95% लोगों को ठग सकते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा उनका। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर की जानकारी होगी। यहाँ बात इसीलिए अंजना ओम कश्यप, मैं थोड़ा सा कॉकरोच की चर्चा कर दूँ। ये कॉकरोच नाम का एक नौटंकी चल पड़ा है, तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ये जो कॉकरोच है, इस कॉकरोच ने बहुत लोगों के चेहरे को, इसे कह सकते हैं ना कि कई बार लोग अंधेरे में देख नहीं पाते हैं, एक झटके से कहीं बिजली कड़की तो कुछ चेहरे सामने आए, कुछ तो कॉकरोच कुछ नहीं कर रहा है, वो एक टॉर्च लाइट दिखा रहा है। जो जो लोग इसके समर्थन में आ रहे हैं उनके चेहरे सामने आ रहे हैं। देखिए सोनम वांगचुक, जैसे फैजल खान के विषय में मैंने कहा था कि इसे मैं बहुत पहले से जान रहा था। विकास वो क्या नाम है, डर्टी कीट, उसके विषय में बहुत पहले से कर रहा था। अवध ओझा थोड़ा डिफरेंट होने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये भी वो प्रयास में विफल होते हैं, क्योंकि इस्लाम के सामने जिसे कहते हैं ना कि तमाम तरह की बातें कर लेना और गोली बंदूक की बात करना, अपने आप को एक गुंडा मवाली टाइप का दिखाना और इस्लाम के सामने जा कर के टट्टी कर देना, टाँ टाँ फिस हो जाना, ये है इनका असल परिचय। तो उसी तरह से फैजल को भी मैं जानता था, ये कितने पानी का आदमी है। एक बार सुन लेने से काफ़ी होता है। कहीं अगर डाउट होता है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके 3-4 वीडियो सुन लेता हूँ, और इनकी जानकारियों, ठीक है जानकारी तो आप रट्टा मार सकते हैं या समझ सकते हैं या फिर पढ़ के, लेकिन जब आप उसी बीच बीच में जो आपके अपने विचारों का तड़का होता है तो बता देता है कि यू आर द विक्टिम ऑफ वॉमिटेड dirt of Nehruvian era, and that's why you are re-vomiting the same and creating binaries of sorts in the society. यही तो है तुम। ऐसे में अंजना उनको ने कुछ भी गलत नहीं कहा, एकदम सब कुछ सटीक कहा। अब रही बात कॉकरोचेस की, कॉकरोचेस ने और कुछ चेहरे को, सोनम वांगचुक को लेकर के लोगों का वो था, वो क्या नाम था, वो क्या है भाई, 3 इडियट्स, हाँ बहुत बड़ा आदमी था, बहुत जानकार, फलाना ठिकाना, उसने कॉकरोच का समर्थन कर दिया, अपना परिचय दे दिया। सिर्फ इतना ही कहूँगा कॉकरोच के विषय में कि अगर तुम कॉकरोच हो तो मेरे पास हिट है, और तुम सारे कॉकरोचेस के लिए एक हिट का सिलेंडर काफ़ी है, एक सिलेंडर, एक स्प्रे काफ़ी है। चलिए ये बातें होती रहेंगी, क्योंकि ये डिबेट एक वार्ता से एंड नहीं करेगा। फिर मिलेंगे, आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।